चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31st क्वेश्चन। अब 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आरटीजीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक, अब ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन लग रहा है। क्या कह रहा है, पहला आरटीजीज आर मिनिएचर फिशन रिएक्टर्स, दूसरा क्या कह रहा है, आरटीजीज आर यूज फॉर पावरिंग ऑन बोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट, थर्ड क्या कह रहा है, आरटीजीज कैन यूज प्लूटोनियम 238 विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट। अब देखिए कैन वाले स्टेटमेंट तो हमें पता ही है ज्यादातर सही होते हैं, तो इन पे तो ज्यादा डाउट नहीं करना है। ठीक, दूसरी बात, साइंस एंड टेक के देखिए एक जनरल पैटर्न होता है कि जो भी एप्लीकेशन बेस्ड स्टेटमेंट होंगे वो हमेशा सही होंगे, तो उन पे आपको डाउट नहीं करना है। जैसे ये क्या कह रहा है कि आरटीजी प्लूटोनियम 238 का यूज कर लेगा, जो कि कुछ है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, आरटीजीज आर यूज्ड फॉर, भाई है ना एप्लीकेशन बेस्ड, कि कहीं ना कहीं वो यूज में आ रहा है, यूज फॉर पावरिंग, तो ये भी सही होगा। ठीक, तो इनको तो डाउट नहीं करना है। अब तीसरी बात, आरटीजीज आर मिनिएचर फिजन रिएक्टर। अब देखिए ये एक डाउट क्रिएट कर सकता है कि एक इकलौता जो डाउट क्रिएट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है कि क्या आरटीजीज मिनिएचर फिजन रिएक्टर्स होंगे कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो रेडियो आइसोटोप होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो या तो ये फिजन हो सकता है और या तो फ्यूजन हो सकता है। ठीक, तो एक बात तो तय हो गई, 2 सही होगा हमेशा, 3 सही होगा हमेशा। ठीक है, तो इनको तो डाउट नहीं करना है, तो ये तो हो नहीं सकता और ये भी हो नहीं सकता, तो ऑप्शन जो होगा वो या तो बी में होगा या डी में होगा। अब जनरली साइंस एंड टेक के साथ क्या देखा जाता है कि ऑल करेक्ट होता है। अब लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि जहां आप 50-50 पे आ गए हो, या तो ये या ये बी और डी, तो ऐसे क्वेश्चन को सही नहीं करना है। और मान लीजिए आप साइंस एंड टेक के जनरल ट्रेंड को फॉलो करके ऑल मार देते हो, तो ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम कंडीशन में गलत हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर ठीक है, अगर आपसे नहीं बन रहा है और आप इसको टिक मार भी देते हैं तो ज़्यादा कुछ मतलब दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप सही करने जाएंगे ना काउंटर इंट्यूटिवली सोच के, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फिर आप उनको डैमेज कर देंगे। ठीक है, तो इससे आपकी कट ऑफ जो है कुछ नहीं होगा, नीचे चली जाएगी -2.67। ठीक है, जैसे कि 2023 में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर नहीं बन पा रहा है तो इससे ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश फिलहाल मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और पहला स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार्स। अब देखिए ये एक असर्टिव स्टेटमेंट है, हो सकता है सही हो सकता है ना सही हो। ठीक है, कि जायंट स्टार जो है वो ज़्यादा जीते हैं डॉर्फ स्टार से। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है, कंपेयर टू डॉर्फ स्टार्स जायंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक, अब देखिए ये एक यूपीएससी का ट्रेंड है, देखते ही पता चल रहा है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जायंट स्टार की बात पहले हो रही है और डॉर्फ स्टार की बात बाद में हो रही है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले डॉर्फ स्टार की बात हो रही है, बाद में जायंट स्टार की बात हो रही है। अब यही चीज जब आप माइन्यूटली पीवाईक्यू एनालाइज कर लेते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि यूपीएससी इस तरीके का खेल खेलता है जब, तो कभी भी दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं बनाता, या तो ये सही बनाता है या तो ये सही बनाता है। तो इससे एक बात तो मुझे क्लू मिल गई कि ए और बी ये दोनों तो सही नहीं हो सकते, या तो फिर सी सही होगा या तो डी। अब इनमें से किसके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे एक रीजनिंग दे रहा है कि कंपेयर टू डॉर्फ स्टार्स जायंट स्टार्स हैव ए ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जायंट स्टार्स जो है वो ही ज़्यादा जीते होंगे, तो क्या ये रीजनिंग सही लग रही है कि डॉर्फ स्टार के कंपैरिजन में जायंट स्टार्स का ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो अगर ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन तो मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा कि उनकी जो न्यूक्लियर खपत है वो जल्दी हो रही है। ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है ना, तो वो जल्दी कंज्यूम हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उनकी लाइफ जो वो कम हो डॉर्फ स्टार से, है ना। पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा ही है और मुझे पता है, एक तो ये पॉसिबिलिटी बन रही। दूसरी, मान लेते हैं कि पहली थोड़ी देर के लिए कि पहला स्टेटमेंट सही है, जायंट स्टार्स की लाइफ जो है वो ज़्यादा है डॉर्फ स्टार से, लेकिन ज़्यादा तो है, लेकिन ये मच लॉन्गर कितना होता है। ज़्यादा तो बात समझ में आती है, लेकिन मच लॉन्गर कितना होता है और आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे, बात समझ लो। जब भी कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट बनता है, जैसे कि कोई अगर यूपीएससी का स्टेटमेंट बन जाए कि x इज इन्फ्लुएंस्ड बाय y, वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो कहते x इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय y, तो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड क्या होता है, ये तो सब्जेक्टिविटी आ जाती है ना। तो
तो वही तो इस टाइप का स्टेटमेंट जब भी यूपीएससी फ्रेम करेगी, लॉन्गर बोल देती तो फिर भी ठीक था, लेकिन अगर वो उसको मच लॉन्गर बोल देती तो ये एक पैटर्न है कि अगर मच लॉन्गर बोल रही है तो सब्जेक्टिविटी आ गई, और सब्जेक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन वो जब भी बनाता है तो वो जनरली गलत होता है। तो क्योंकि ये यूपीएससी का पैटर्न है, मुझे नहीं पता दोनों में श्योरिटी से कौन सा ज़्यादा सही है या गलत है, लेकिन यूपीएससी के पैटर्न को देख के यहाँ पे जो मच लॉन्गर है ये मेरे अंदर एक सस्पिशन क्रिएट करेगा, और मैं मान के चलूंगा कि यहीं पे यूपीएससी ने कुछ जोल किया होगा। तो उस केस में अगर मैं इसको गलत मान लेता हूँ और इसको सही मान लेता हूँ तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। अगेन ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर ट्रेंड जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि अगर किस टाइप का स्टेटमेंट यूपीएससी पूछता है तो उसमें किस टाइप के स्टेटमेंट को वो सही बनाता है और किस टाइप के स्टेटमेंट को गलत बनाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये एग्जाम कंडीशन में आपके लिए इजी बन जाएगा जब आप बहुत सारे 5-6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलाइट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज। देखिए अब क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है भाई इतना ज़्यादा बायो तो हमें नहीं पता, ब्लड फ्लो वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन अब ऑप्शंस भी सारे ही नाइट्रोजन से रिलेटेड हैं। तो एक बात तो हमें पता है कि देखिए यूपीएससी का एग्जामिनर किस चीज़ पे फोकस करता है, हम पहले भी 2-3 क्वेश्चन देख सके कि एनवायरमेंटल कंसर्न है ना, उसको एनवायरमेंटल कंसर्न से दिक्कत है, कहीं भी एनवायरमेंटल कंसर्न है तो वो पूछेगा। अब हमने पीएमएफ-आईएएस में इतना तो पढ़ा है कि ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है और नाइट्रिक ऑक्साइड है ये दोनों ग्रीन हाउस गैस नहीं होती हैं, ये दोनों ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, बल्कि ये तो लाफिंग गैस भी होती है। जबकि NO2 क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस। NO2 एक ग्रीन हाउस गैस होती है, ठीक, जो नाइट्रिक एसिड बनाती है। और N2O5 तो हमने पीएमएफ-आईएएस में पढ़ा ही नहीं है, ठीक। तो हो ना हो वैसे तो ऐसे क्वेश्चन में जब बिल्कुल ही हवा नहीं लग रही तो मेरा तो सजेशन ये कि आपको छोड़ देना चाहिए, इससे आपका कट ऑफ नहीं रुकने वाला है। लेकिन फिर भी अगर डेस्परेशन आ गई है और किसी तरह ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है तो किस तरीके से एग्जाम में हमें सोचना चाहिए हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये दोनों तो बिल्कुल भी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, इसका तो जिक्र आया ही नहीं पीएमएफ-आईएएस में। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेकिन क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस। तो अगर हो ना हो यूपीएससी एग्जामिनर का हमें पता है जो एक बायस है वो किस तरफ है, एनवायरमेंटल कंसर्न की तरफ, और एनवायरमेंटल कंसर्न को कौन शो कर रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस। तो हो ना हो फिर अगर हमें लीप ऑफ फेथ लेना ही है तो हमें इस लॉजिक के साथ किसके साथ जाना चाहिए, NO2। और अगर आप इस लॉजिक के साथ जाते तो एग्जाम में सही हो जाता। मैं फिर से कह रहा हूँ अगर आपको इस चीज़ के बारे में आप इतना ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को आपको अवॉइड करना चाहिए। हाँ अगर एक काफ़ी हद तक आप प्रैक्टिस कर लेते हैं PYQ की तो ये क्वेश्चन आप भी इजीली टैकल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, और फिर ये कह रहा है इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन द रेडार्स बी यूज्ड। अब देखिए क्वेश्चन में ही उसने पॉसिबिलिटी लगा दी, क्वेश्चन में ही पॉसिबिलिटी क्या लगा दी कि कितने ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनमें रेडार्स यूज हो सकता है। अब भाई जब जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन में ही पॉसिबिलिटी लगा दे कि कितनी मतलब एक्टिविटीज में रेडार्स यूज हो सकता है तो फिर साइंस एंड टेक में तो अनलिमिटेड होता है स्कोप, आपको पता है एप्लीकेशन का। तो फिर किसमें आप नहीं मानेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स बिल्कुल हो सकता है, प्रेसिपिटेशन बिल्कुल हो सकता है, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहीं पे उसने पॉसिबिलिटी लगा दी कैन वाली। मान लीजिए विद इन द स्टेटमेंट करता तो एक बार को सोचना भी पड़ता है, लेकिन जब उसने यहीं पे पॉसिबिलिटी लगा दी तो फिर तो रास्ता आसान हो गया है। फिर हमें क्या करना है, चुपचाप ऑल 3 मार देना है, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है ऑल 3 वाला बेसिक साइंस एंड टेक। और वैसे भी आप देखेंगे कि ओवरऑल ट्रेंड ये है कि अगर आप बिल्कुल ही आंख बंद करके साइंस एंड टेक में ऑल मार रहे हैं तो इधर एक गलत होगा तो इधर एक सही भी हो जाएगा, ठीक। मतलब ट्रेड ऑफ बहुत अच्छा है साइंस एंड टेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा ये जो ऑल 3 वाले हैं ना, आता होगा तो भाई करिएगा, नहीं आता होगा तो फिर मत कीजिएगा, ठीक। अनटिल अनलेस आप 50-50 कर पा रहे हैं तो फिर इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, फिर भी चलो बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 5th जनरेशन का मतलब होता है बिल्कुल लेटेस्ट। और राफेल के बारे में हम लोगों ने न्यूज़ सुना था 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब 2017 में ये डील फाइनल हुई थी। इसका मतलब ये फ्रांस ने 2017 से भी पहले बनाया होगा, तभी तो इंडिया ने 2017 में मतलब खरीदा है। तो मान के चलो हद से हद लेटेस्ट अगर 2015 में भी बन गया होगा राफेल, जो कि इंडिया ने 2017 में खरीदा, तो किसी भी हाल में ये 5th जनरेशन तो नहीं हो सकता। हद से हद रहा होगा ये 4th जनरेशन, तो उसके बेसिस पे इसको काटा जा सकता है। अगेन एग्जाम कंडीशन में मैंने कैसे सोचा मैं वो बता रहा हूँ। अब देखिए MiG-29 क्या है, रशिया, और रशिया से हम क्या खरीदते हैं, ओल्ड।
तो हमारे साथ दिक्कत यही है कि ये जो जितने भी प्रताप भानु मेहता टाइप के द हिंदू में मतलब क्रिटिसिज्म करते हैं, वो यही तो कहते हैं कि रशिया से तो हम ओल्ड एंड ऑब्सलीट खरीद रहे हैं, तो हमें यूएस से खरीदना चाहिए अत्याधुनिक हथियार, है ना। तो हमें ये तो पता है कि रशिया से हम सब पुराने खरीदते हैं और हमारे जो एयरफोर्स के जवान हैं उनके थोड़े क्रैश भी होते रहते हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए डाउट कहाँ पे आके आ जाता है कि तेजस, अब यहाँ पे 5th जनरेशन की बात हो रही है और हमारा तो हमें मानना है कि तेजस को हम बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन के हिसाब से बिल्ड कर रहे हैं। तो एग्जाम कंडीशन में अगर आप इसको भी गलत मान लेंगे तो आपके मन में डाउट आ जाएगा, तो कि नन तो जनरली होता नहीं है। तो एग्जाम कंडीशन में देखिए मेरे साथ भी वही हुआ कि मैंने बायस ले लिया कि सारे क्वेश्चन तो यूपीएससी एग्जामिनर गलत नहीं बनाएगा और मैंने उसको सही मान के 1 कर दिया और फिर ये गलत हो गया, जबकि तेजस का क्या था कि 4.5 था। बट अगेन ऐसे क्वेश्चन को जब आप 50-50 कर लेते हो तो आपको गलत नहीं करना है, फिर कुछ ना कुछ लीप ऑफ फेथ लेके कोई तो ऑप्शन टिक करना ही है, ठीक है। अब भले थोड़े बहुत गलत होंगे तो कोई बात नहीं, बट ज़्यादातर क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर आप 10 क्वेश्चन में 50-50 कर लेते हो, 5 सही होंगे तो 5 गलत भी होंगे, तो आप नेट फायदे में ही रहोगे। तो इसका मतलब क्या है कि 50-50 करने के बाद हमें किसी भी हाल में क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, फिर उनमें हमें कुछ ना कुछ टिक करके आना ही है, ठीक है, वो चाहे फिर सही हो चाहे गलत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजल्स यूज्ड। ठीक, अब हाइड्रोजल्स नहीं पता, लेकिन ये तो पता चल रहा है ना यूज्ड मतलब साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है और एप्लीकेशन बेस्ड है। अब जब साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो जनरली प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्या देखा गया है, और वैसे भी साइंस एंड टेक में हमारा जो पेन है वो सीधे चले जाना चाहिए ऑल की तरफ। क्यों? क्योंकि ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है और कैसा है, एप्लीकेशन बेस्ड। कह रहा है हाइड्रोजल्स कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, ड्रग डिलीवरी में, मोबाइल एयर कंडीशनिंग, एयर, मतलब आप ये कैसे सोच सकते हैं कि साइंस एंड टेक की पॉसिबिलिटी कहीं पे नहीं हो सकती, है ना। साइंस एंड टेक में जब तक आप 100% से ज़्यादा नहीं श्योर हैं कि कोई चीज़ कहीं यूज़ नहीं हो सकती, तब तक उसको हमें गलत नहीं मानना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है। जब तक ये पेपर सेट हुआ है 1 महीने पहले, हो सकता है उसके बाद वो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो जाए। तो आपको इस तरह सोचना है कि टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज इवॉल्विंग, तो जब भी एप्लीकेशन बेस्ड साइंस एंड टेक का क्वेश्चन होगा तो आपको उसको गलत नहीं मानना है और आपको उसमें डी के साथ ही जाना है, ठीक, अनटिल अनलेस आप वेरी 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 श्योर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय हाइड्रोजन। ठीक, अब फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सा है, अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में तो हम पढ़ते ही हैं, तो इसीलिए तो वो पावर्ड बाय हाइड्रोजन कह रहा है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन का है, कि वाटर में से क्या निकलता है, हाइड्रोजन, और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, ऑक्सीजन। इसीलिए तो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होती या ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती। तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स चल रहा है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल कहाँ से निकलता है, वाटर से। ठीक, तो यहाँ पे तो दे रखा है सीधे सीधे वाटर वेपर, तो एग्जाम कंडीशन में ये क्वेश्चन तो हमारे लिए इजी बन जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर वेपर। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए गलत नहीं करने हैं, ये तो फिर फ्री के नंबर हैं और ये तो बहुत ही समय से मतलब न्यूज़ में है, तो इसको सही करना है हमें हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन होते हैं एपिस्टेमोलॉजी के, और हर साल 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे अभी मिलियन 100 फार्मर्स वाला आया था तो वैसे ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जब भी डबल कोट्स में कोई चीज़ दे के वो क्वेश्चन पूछता है तो इसका मतलब है कि आपको वही सेम वर्ड्स को आंसर में ढूंढना है, जैसे हमने फार्मर्स वाले में किया। क्या कह रहा है, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। अब चलिए ढूंढते हैं पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर कहीं है, इरिगेशन टेरेस क्रॉप फील्ड नहीं है तो चुपचाप इसको हम काट देंगे। जब तक वो एग्जैक्ट वर्ड्स हमको आंसर में नहीं मिलेंगे ऑप्शन में, तब तक हम नहीं टिक करेंगे। लिफ्ट इरिगेशन सीरियल क्रॉप्स नहीं है, ये तीनों वर्ड्स नहीं है, काट देते हैं। ठीक, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, देखिए पम्प्ड स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज। अब हाइड्रो पावर भी एक तरीके की क्या है, एनर्जी, मिल गया ना। तो फिलहाल इस ऑप्शन को हम सही मान लेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही ऑप्शन सही है, लेकिन फिलहाल इस ऑप्शन को सही मानेंगे, इसको हम गलत नहीं मान सकते हैं। ठीक, क्योंकि जो लैंग्वेज क्वेश्चन में यूज़ की है वही लैंग्वेज हमें ऑप्शन में मिल रही है, तो इस वजह से हम इस ऑप्शन को तो गलत नहीं मानेंगे। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, और यहाँ पे क्या लिखा है, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। तो यहाँ पे तो लैंग्वेज मेल नहीं खा रही, तो इसको मान लेंगे गलत, और यहाँ पे एज इट इज़ वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को रिपीट कर रहा है तो इसको क्या मान लेंगे, सही।
तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो हर साल ऐसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यूपीएससी देता है और फिर आप उनको गलत नहीं करोगे। जैसे हमें कुछ नहीं पता था हम लोगों को इस बारे में, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बना लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर्स। ठीक, फिर से एपिस्टेमोलॉजी वाला है, तो मेम्ब्रेन को अलग तोड़ो, बायो रिएक्टर को अलग। अब देखिए बायो मतलब क्या होता है कि कोई चीज एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। बायोरॉक टेक्नोलॉजी 1-2 साल पहले आया था ना, बायोरॉक टेक्नोलॉजी कोरल से रिलेटेड आया था। ठीक है, तो वो पॉजिटिव लाइट में होता है। तो बायो मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली, एक बात। दूसरी बात मेम्ब्रेन क्या होती है, मेम्ब्रेन हमने पढ़ा है कि आरओ में यूज होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वो क्या करता है कि जो मतलब पॉल्यूटेड वाटर है उसको क्या करता है, सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो यही तो आरओ का काम होता है, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। तो दोनों ही वर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ क्या होगा कि हार्मफुल जो सब्सटेंसेज हैं उनको मोर यूजफुल सब्सटेंसेज में कन्वर्ट किया जा रहा होगा, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं। अब पहला वाला क्या कह रहा है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अगेन कुछ मेल नहीं खा रहा, लेकिन हम इसको गलत भी नहीं मान सकते आउटराइटली। ठीक, हो सकता है सही हो। बाकी ऑप्शन देखते हैं। मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर, और यहाँ क्या कह रहा है, ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजी। अब देखिए यहाँ बायो है, तो बायो से मतलब क्या हो गया, बायोटेक्नोलॉजी। जबकि ये किस बात की बात कर रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी तो सेम नहीं है ना, तो इसको तो काट ही सकते हैं। ठीक, इसको काट देंगे हम। नेक्स्ट क्या है, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अगेन हो सकता है, वी आर नॉट श्योर, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। देखिए मिल गया ना, मेम्ब्रेन जैसे मैंने बताया था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहाँ होता है, आरओ में। वो क्या करता है, वेस्ट वाटर को मतलब क्लीन वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करता है। और सेम चीज बायो रिएक्टर का काम है। बायो मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है, यही है। ठीक, और मेम्ब्रेन से रिलेटेड भी यही। तो ये अब एग्जाम कंडीशन में आपके लिए इजी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। तो ये वाले क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसी लॉजिक पे। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, कोलेट्रल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ। अब देखिए कोलेट्रल बोरोइंग मतलब कुछ गिरवी रख के उधार लेना। ठीक है, और फिर उसी बेसिस पे आपको किसी ने उधार दिया होगा, लेंडिंग ऑब्लिगेशन गिरवी रख के। तो ये कहाँ पॉसिबल है, बॉन्ड मार्केट। भाई बॉन्ड मार्केट में गिरवी वाला सिस्टम तो नहीं होता, वहाँ तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो सरकार या फिर कॉर्पोरेट वाला जो भी आपको बॉन्ड देगा। तो ये तो गलत हो गया, ऐसा तो नहीं है। फॉरेक्स मार्केट, अब भाई मतलब विदेश में अगर पैसा लगाओगे तो वहाँ तो कुछ गिरवी नहीं चलता ना, वहाँ तो सीधे हार्ड कैश आपको देना पड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में तो आपको पता ही है पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो ये भी गलत हो गया एलिमिनेशन से। अब देखिए मुझे नहीं पता था कि मनी मार्केट में ऐसे कोलेट्रल बोरोइंग या कुछ होती है, लेकिन एलिमिनेशन अगर आप लगा दोगे तो एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ईजी बन जाएगा और आपका मनी मार्केट आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन कंडीशन में एलिमिनेशन लगा के इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज। अब देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट वैसे तो निकालना दिक्कत वाली बात है, लेकिन आपने कई थोड़ी सी भी मेंस की तैयारी की तो सरकार क्या कहती है कि हमारे टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होना चाहिए, 2.1। अब आपको भी पता है टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब कितने बच्चों को मतलब माँ बाप जन्म दे रहे हैं, तो कोई भी माँ बाप 2.1 बच्चों को तो जन्म नहीं दे सकते, है ना, ये तो पता है, गवर्नमेंट का लक्ष्य यही है। तो 2.1 क्या होता है, एक एवरेज नंबर होता है, एक क्या होता है, एक एवरेज नंबर। अब इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पॉपुलेशन। भाई ये तो IMR या MMR के लिए होता है, तो ये तो हमें पता ही आउटराइटली गलत है, तो इसको तो हम काट ही सकते हैं, ये तो गलत है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू ए कपल इन देयर लाइफ टाइम इन ए गिवन पॉपुलेशन, तो ये एक हद तक सही लग रहा है कि पूरे लाइफ टाइम में कितने बच्चे पैदा हुए एक कपल के लिए, हो सकता है यही हो। ठीक, टोटल फर्टिलिटी रेट। ये क्या कह रहा है, बर्थ रेट माइनस डेथ। भाई डेथ रेट का फर्टिलिटी रेट से तो कोई मतलब नहीं, उसका तो सिर्फ बर्थ रेट से, तो ये तो गलती हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एवरेज नंबर। देखिए मिल गया ना, एवरेज नंबर ऑफ लाइफ बर्थ अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज। अब देखिए यहाँ पे अगर कंफ्यूजन आपको खुद में क्रिएट करनी हो तो ये हो सकता है कि यहाँ पे कह रहे हैं पूरे लाइफ में, मतलब 70 साल जिए तो 70 साल में कितने बच्चे पैदा किए, और ये कह रहे हैं चाइल्ड बेयरिंग एज। अब वो जो एज जो भी मान लो 30 साल 40 साल 50 साल जो भी, यहाँ कह रहा है पूरे जीवन में, ये कह रहा है चाइल्ड बेयरिंग एज में। लेकिन हमें इसमें नहीं फंसना है, हमें क्या याद रखना है, सरकार क्या कहती है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1। अब 2.1 क्या है, एवरेज, और एवरेज वर्ड कहाँ मिल रहा है, यहाँ, तो ये हमारा कीवर्ड हो जाता है, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन ये हो जाना चाहिए। ठीक, बहुत ज़्यादा मतलब बुकिश डेफिनेशन और उसकी जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा एप्लीकेशन अगर आप लगाएंगे तो फिर बात बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, इन इंडिया NBFCs कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ RBI। तो भाई कैन वाले स्टेटमेंट तो जनरली सही होते हैं, तो सही मान लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो ये भी कैन है, सही होता है। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन, भाई तीनों में ही कैन है, तो अब कुछ तो लफड़ा है, क्योंकि इकोनॉमी में जनरली तीनों स्टेटमेंट तो सही नहीं होते हैं। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं इसको, नीचे से पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो भाई देखिए अभी कुछ ऐसा चल रहा था कि स्टॉक एक्सचेंज वाले कह रहे थे कि एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज अलग से बना देते हैं सोशल कॉजेज के लिए, है ना। तो ये तो हो ही सकता है कि सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो जाए डेब्ट के लिए, जब सोशल स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, तो ये तो सही लग रहा है, ठीक है, ये तो फेस वैल्यू पे सही लग रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इन इंडिया, ये जो FII हैं FII मतलब जो विदेशी निवेशक होते हैं, जो मतलब बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो हाँ, तो ये तो गवर्नमेंट ने अलाउ ही कर दिया कि मेरे ख्याल से 74% या 100% कुछ तो करके अलाउ कर दिया कि अब ये भी जो है डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी, ठीक है। तो ये तो अलाउ किया है गवर्नमेंट ने डेफिनेटली, तो ये तो हमने पढ़ा भी है और न्यूज़ में भी रहता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही होने वाला है हर हाल में, तो इसको तो हमें सही मानना है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, ठीक, और थर्ड भी सही है। अब फर्स्ट पढ़ते हैं क्या है, क्या कह रहा है। इन इंडिया द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो। अब भाई ये फैसिलिटी तो हमें पता है सिर्फ और सिर्फ हमारे बैंक्स के लिए। अब देखिए कैन लिखा होता है तो थोड़ा लेजीनेस आ जाता है, तो झोंके झोंके में लगता है सही है, लेकिन तीनों में कैन है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना पड़ता है कि NBFCs के लिए सुविधा नहीं है। NBFCs को तो अलग उससे रेगुलेट किया जाता है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर तो आते नहीं, तो फिर ये वाला गलत हो जाएगा एग्जाम में। तो क्या बन जाएगा 2 और 3, ठीक। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने देखा था 2022 में अगर सारी चीज़ें डिस्कस कर दो तो UPSC उस ट्रेंड को ही मतलब एलिमिनेट कर देता है, फिर पूछता ही नहीं अगले साल। तो लास्ट के 1 मंथ जब बचेंगे तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसको इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो बाद में एक और तरीका देखेंगे जिससे शॉर्ट तरीके से हमें पता चलेगा कि इसका आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आज कम से कम कोशिश करते हैं कि 50 तक तो कर ही लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब ये कह रहा है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड। अब देखिए जब क्वेश्चन में ही पॉसिबिलिटी कह दे, ऑप्शन में कैन कहे तो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन में ही पॉसिबिलिटी कह दे तो ऑल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर भी पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस कंपनीज। तो हाँ भाई इंश्योरेंस कंपनीज को तो बोला ही जाता है मैंडेटेड कि आपको थोड़ी बहुत तो अपना जो पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना है, और बाकी प्रॉफिट के लिए तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में वो करेंगे ही, ठीक है। पेंशन फंड्स को भी यही हिदायत है कि थोड़ा बहुत आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालना ही होगा, मैंडेटरी है, ठीक है। और रिटेल इन्वेस्टर की तो मर्जी है, उसको आप कहाँ रोक सकते हो, चाहे गवर्नमेंट चाहे कॉर्पोरेट। तो देखिए ये तो इजी क्वेश्चन बन जाएगा। वही बात है, जब क्वेश्चन में ही पॉसिबिलिटी हो जाए कैन की तो फिर ऑल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड तो भाई हमें पता है ये तो होता ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है कि 20-22 कंपनियां ऐसी सरकार बेचना चाहती है तो उसको एक साथ क्लब करके एक ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में बना दिया, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये तो ईजी है। मोटर व्हीकल, अब भाई मोटर व्हीकल तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, वो तो आप समझ रहे हो ना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो कागज का टुकड़ा हो गया कि बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स ये सब हो गया, तो मोटर व्हीकल तो नहीं हो सकता ना, ये तो फिजिकल एसेट है, ये तो किसी भी तरह नहीं हो सकता। करेंसी स्वैप, अब देखिए यहाँ आके मैटर फंस जाएगा। ये दोनों के बारे में तो सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता होगा, लेकिन करेंसी स्वैप आप एग्जाम कंडीशन में श्योर नहीं हो सकते कि ये होता है कि नहीं होता है, तो फिर आपके मन में डाउट आएगा। अब 1 तो सही है, 2 गलत है, अगर आप इसको काट दोगे तो ये हो गया। अब बचा 1 और 3। अब एग्जाम कंडीशन में आप डाउट में रहोगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम कंडीशन में भी इसको सही से 100% बनाया जा सकता है, लेकिन इस ट्रेंड को हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट के 1 मंथ में, ठीक है, क्योंकि ये भी एक अलग तरीके का पैटर्न है और ये बहुत ही शॉर्ट पैटर्न है, तो इसको अभी डिस्कस नहीं करना चाहिए, ठीक है। कहीं ये भी वायरल हो गया तो फिर वही है, तो फिर फायदा नहीं होगा इसको डिस्कस करने का, क्योंकि फिर UPSC इसको पलट देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जब भी मैचिंग का क्वेश्चन आएगा और 4 वाले मैचिंग होंगे तो फिर ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, फिर तो आप अपने कॉग्निटिव सेल्स बचाइए और सीधे 2 मार दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट केस में ये होगा कि अगर 10 क्वेश्चन ऐसे हैं तो आपके 7 सही होंगे, 3 गलत होंगे, तो भी नेट के 6 क्वेश्चन सही और आपको 10 क्वेश्चन में 12 मिल जाएंगे, ठीक है।
अब ये सही करने के चक्कर में गलत वाले करोगे तो बाकी गलत हो जाएंगे और फिर आपकी बाकी क्वेश्चन भी डैमेज होंगे। तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, 4 वाले अगर आपको बिल्कुल ही 4 ऑप्शन आते हैं तो बात अलग है, नहीं तो ओनली 2 मार दीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द अबव कैन बी। अब देखिए फिर से पैटर्न देख रहे हैं, जब क्वेश्चन में ही पॉसिबिलिटी आ जाए कि कैन बी, फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है पढ़ लेते हैं एक बार, विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब इनमें से कौन से ऐसे हैं जो फ्यूल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब भाई रेजिड्यू, कोई चीज़ खराब बेकार ही बच गई है तो उसको तो कर ही सकते हैं ना। वेस्ट वाटर, तो हम तो चाहेंगे ना कि ये यूज़ हो, वेस्ट हम तो चाहेंगे ना ये यूज़ हो। और उसके अलावा अब कह रहा कैन बी यूज्ड एज फूड स्टॉक, मतलब ऐसा नहीं कि करते हैं। अब ये है कॉर्न ग्रेन, इसको रह के आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि बाकी सब तो वेस्ट है, बेकार है, इसको करें कि ना करें। सवाल ये है ही नहीं कि इसको करें कि ना करें, सवाल ये कि क्या इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ भाई कर तो सकते ही हैं, टेक्नोलॉजी तो इतनी इवॉल्व होगी ही कि इसको कर सकते हैं। करे ना करे, एथिकली सही है कि नहीं, इकोनॉमिकली सही है कि नहीं, सोशली सही है कि नहीं, वो एक अलग बात है। यहाँ वो सवाल ही नहीं, सवाल ये है कि क्या इसको कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी पे चैलेंज है, टेक्नोलॉजी पे, तो टेक्नोलॉजी तो सब कुछ कर सकती है। अगर करने पे ही आओगे तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये थोड़ी ना कह रहे हैं करना चाहिए, कर तो सकते ही हो ना, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, सही, ठीक। तो इस तरीके से आपको सोचना है और इसका ऑप्शन बन जाएगा सी। अब वही है कि झोंके झोंके में इसका डी मत मार दीजिएगा, इसने क्या कर दिया है कि यहाँ पे 1 2 3 4 सी में दे दिया है। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम कंडीशन में ईजिली मतलब बन जाएगा, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जब पॉसिबिलिटी दे दे तो फिर ऑल बन जाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन देखिए 4 मैचिंग वाले हैं, तो मेरी सीधी आपको सजेशन ये, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑल मतलब ओनली 2 मार दीजिए। किसी साल अगर साल ही खराब जा रहा है, आपका दिन ही खराब है, तो फिर उस साल कट ऑफ गिर जाएगी, जैसे 2023 में हुआ 74, नहीं तो फिर कट ऑफ हाई जाएगी, तो फिर इसका 2 ही होगा ज़्यादातर, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेज इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज्ड टू डिनोट एन इंटरऑपरेबल नेटवर्क ऑफ 3D virtual words that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual item। अब देखिए क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है कि साइमल्टेनियसली यूज हो बाय मिलियंस ऑफ यूजर्स। एक तो साइमल्टेनियसली, दूसरी बात क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी राइट्स भी उस पर क्लेम किए जा सकें। अब क्रिप्टोग्राफी साइमल्टेनियसली यूज तो नहीं होती। क्रिप्टोग्राफी क्या होती कि इधर से मैंने कुछ लगा के भेजा तो सामने वाले के पास उसका पासवर्ड होना चाहिए, वही उसको यूज कर सकता है। तो ये तो नहीं हो सकता भाई, इसको तो काट देंगे। फिर क्या कह रहा है, ये ऑप्शन बिग डेटा एनालिटिक्स। तो बिग डेटा एनालिटिक्स प्रॉपर्टी राइट्स के लिए तो नहीं होता है, वो तो एनालिसिस के लिए होता है कि कंपनी को बेच दिया जाता है कि भाई मान लो बहुत सारे बच्चे हैं और पता चला कि वो लोग बायोलॉजी में ही फेल हो रहे हैं, अब वो किसी कोचिंग साइट को दे दी गई तो वो उस क्षेत्र में बायोलॉजी की कोचिंग खोल देंगे, है ना, कुछ इस टाइप का डेटा होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स तो नहीं एग्जर्ट किया जा सकता, तो ये तो गलती हो जाएगा। अब बचे मेटावर्स और वर्चुअल। अब जो भी आपकी गट फीलिंग हो उस हिसाब से आप किसी एक के साथ जा सकते हैं, लेकिन इतना 50-50 आपको करना एग्जाम में आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप वर्ड एसोसिएशन करने की कोशिश करें, जो अगर हम देखें यहाँ पे भी वर्चुअल, यहाँ पे भी वर्चुअल, तो उस हिसाब से हम मार देंगे वर्चुअल मैट्रिक्स। और यूपीएससी ने इसका आंसर क्या बनाया था, मेटावर्स। तो बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पे वो चीज़ करने की कोशिश, तो देखिए यूपीएससी का एग्जामिनर भी स्मार्ट है, वो ऐसा तो नहीं है आपको 200 में 200 लाने देगा, लेकिन वही है कि इस चीज़ में जब आप बहुत ही प्रो हो जाओगे, चैंपियन हो जाओगे, तो ये है कि 4 क्वेश्चन करोगे तो आपके 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, तो बस ठीक है, क्या दिक्कत है। अगर आपको 4 क्वेश्चन में चारों में कुछ नहीं आता था और 3 सही 1 गलत हो रहे हैं तो ठीक है, वो मतलब जो ट्रेड ऑफ है वो तो सही जा रहा है ना। तो आप अगर ये मारोगे आपका गलत हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतना तो देखो ब्रेवरी लेके जाना ही पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसी पेज में देखिए, आप खाली ट्रेंड को ही फॉलो कर रहे हैं, है ना, खाली ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को ही फॉलो कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन गलत हुआ, एक क्वेश्चन सही हुआ, पता तो दोनों के बारे में कुछ नहीं था ना, तो ठीक है, कट ऑफ ठीक, मतलब ट्रेड ऑफ सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू रूल्स इम्पोज्ड बाय आरबीआई वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए यही पैटर्न मैंने शुरू में समझाया था, एक बार फिर से मैं एम्फेसिस कर देता हूँ। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट बस यहाँ से शुरू होता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो मैं यहाँ दोनों स्टेटमेंट्स को मेरिट पे देखूंगा और मान के चलूंगा कि बोथ ऑप्शंस हो सकता है, ठीक। लेकिन जब वो उससे पहले भूमिका बांध देता है कि विद रेफरेंस टू रूल्स इम्पोज्ड बाय आरबीआई वाइल ट्रीटिंग, इतना ज़्यादा,
तो इसका मतलब है यूपीएससी एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पे स्पेसिफिक टॉपिक पे सवाल पूछ रहा है और उस पे फिर उसके पूछने का ट्रेंड क्या होता है कि वो एक स्टेटमेंट को सही बनाएगा, एक स्टेटमेंट को गलत बनाएगा, दोनों को भी सही नहीं बनाएगा, दोनों को गलत भी नहीं बनाएगा, वरना फिर पूछने का मतलब नहीं रह जाएगा। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में अलग चलेगा। जब ऐसी भूमिका बन जाएगी तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स क्या होगा, किसी एक स्टेटमेंट को वो सही बनाएगा, किसी एक को गलत बनाएगा। ये पहले से हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा देर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। अब ये तो पढ़ के ही बड़ा एब्सर्ड सा लग रहा है कि अगर कोई मतलब बाहर की विदेशी बैंक है उसकी यहाँ पे शाखा खुलनी है, जैसे सिटी बैंक यूएस का है, और मान लो मुझे उसकी शाखा इंडिया में खोलनी है, तो क्या मेरे पास कोई भी पैसा नहीं होगा मैं बैंक खोल लूँगा? ऐसा तो नहीं होता ना भाई, कुछ तो पैसा चाहिए बैंक खोलने के लिए। तो ये तो स्टेटमेंट आउटराइटली गलत है। दूसरा नहीं भी पढ़ूंगा तो फिर वो सही होना है। चलिए पढ़ लेते हैं। फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन। अब देखिए आपकी लाइफ उसने आसान बना दी एटलीस्ट करके। अगर वो यहाँ पे बोल देता 50% ही होने चाहिए तो फिर देखिए मेरे अंदर भी एक स्केप्टिसिज्म आ जाता कि क्या पता ये भी गलत हो। एटलीस्ट इतने होने चाहिए मतलब अब यहाँ से लेके मतलब जितना मुझे याद आ रहा है कुछ 74% वाला भी क्लॉज ये लोग रखते हैं आरबीआई वाले। तो एटलीस्ट 50% कर देने से उसने आपको सेफ एंड सिक्योर कर दिया। अब आप गलत नहीं हो सकते। और ये तो फिर भारत सरकार चाहती है ना कि कम से कम 50% तो इंडियन हो ही डिसीजन मेकिंग के लिए। तो उस हिसाब से मतलब आप भूल भी गए हो तो भी ये एटलीस्ट ने आपका काम आसान कर दिया। जैसे मुझे तो बहुत ही समय हो गया तो मुझे श्योरली पता है कि भाई अब यही स्टेटमेंट सही होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स इन इंडिया। अब देखिए अगेन अगर यहाँ पे फिर से मैं दोहरा रहा हूँ रीइटरेट, अगर यहाँ लिखा होता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो फिर क्या दोनों को मेरिट पे ट्रीट करना हो सकता है बोथ हो। लेकिन जब इतनी भूमिका बांध दी कि नहीं इसी टॉपिक पे मैं सवाल पूछने वाला हूँ तो इसका मतलब क्या होता है यूपीएससी एक स्टेटमेंट सही बनाएगा, एक स्टेटमेंट गलत बनाएगा, दोनों एक साथ सही नहीं बनाएगा और दोनों एक साथ गलत भी नहीं बनाएगा। 10 में से 9 बार, ऐसा नहीं कह रहा हूँ 10 में 10 बार, बट 10 में से 9 बार दोनों सही नहीं बनाएगा, दोनों गलत नहीं बनाएगा, कोई एक सही कोई एक गलत। चलिए पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। अच्छा सीएसआर का तो हम मीन्स पढ़ते हैं तो मतलब हमें इतना आइडिया होता है कि क्या होता है कि जो साल का एवरेज प्रॉफिट है उसका 2% आपको दान में देना है, ठीक है, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। तो वो क्या होता है सीएसआर, 2% आपको डोनेट कर देना है। ये नहीं कि जितना कमा रहे हो सब मतलब अपना ही कुछ उसको सोसाइटी के लिए वापस दे ही नहीं रहे हो, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। CSR rules specify that expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR। तो भाई ये तो सही है ना। अगर तुमने CSR के रूप में ऐसी जगह खर्चा कर दिया कि लौट के तुम्हारी ही कंपनी को फायदा हो रहा है या तुम्हारी कंपनी के लोगों को फायदा हो रहा है तो वो CSR कहाँ हुआ। ये तो सोशल के लिए है ना कि जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए कुछ खर्चा करो, है ना। तो ये तो बात सही हो गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, CSR डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंड। अब भाई मिनिमम स्पेंडिंग नहीं बोलोगे तो वो तो 5,000 रुपये खर्चा करके कह देगा हमने CSR किया। और वैसे भी जैसा कि हमने पढ़ा कि मेंस में हम क्या पढ़ते हैं कि अपने प्रॉफिट का कितना 2% करना, तो ये स्टेटमेंट आउटराइटली गलत हो जाएगा। और यही तो हम ट्रेंड की बात कर रहे थे कि जब वो ऐसे भूमिका बना देगा, जब वो भूमिका बना देगा तो दोनों स्टेटमेंट सही नहीं होंगे, कोई एक सही होगा कोई एक गलत होगा। और इस केस में हमारा ए वाला हम देखेंगे सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितने ब्यूटीफुली जो ट्रेंड है वो अपने आप को मतलब यूपीएससी PYQ वाले जो MCQ होते हैं वो अपने ट्रेंड को रिपीट करता है। तो हमें जो है ट्रेंड को भरोसा करना है और उस हिसाब से फॉलो करना है। मतलब अगर ऐसे 50 क्वेश्चन भी हम अटेम्प्ट करेंगे ना तो आप मान के चलिए 40 क्वेश्चन लगभग आपके सही होने वाले हैं और 10 गलत होने वाले हैं, जिससे आपकी कट ऑफ जो है कंफर्टेबली निकल जाएगी, ठीक है।